नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव होना है और विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के अंदर जिस तरह से बीपीएससी छात्रों का प्रदर्शन जारी है और उसमें प्रशांत किशोर और पप्पू यादव जैसे चर्चित चेहरे कहीं ना कहीं इस जो अनशन है, जो आंदोलन है छात्रों का, उसको कहीं ना कहीं समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं और उससे बिहार की नीतीश सरकार की या यूं कहें कि नीतीश कुमार की ही मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार को फिर से गठबंधन करने का ऑफर दे देते हैं और ये कह देते हैं कि नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे सदैव खुले रहे हैं, लेकिन वो ही हमें छोड़कर चले जाते हैं। और दूसरी तरफ देखा जा रहा है एनडीए के सहयोगी दल बिहार में नीतीश कुमार के घिरने पर कुछ भी बोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो स्थिति साफ है कि नीतीश कुमार के खिलाफ एनडीए माहौल बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने किसी बड़े चेहरे को बिहार में सीएम चेहरे के तौर पर उतारती हुई नजर आ सकती है और नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी की बगावत के सुर उठने लगे हैं। अब ऐसे में देखना यही है कि बिहार के अंदर जो सियासी माहौल बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे क्या नीतीश कुमार के सीएम बनने का सपना एक बार फिर से चकनाचूर होता हुआ नजर आएगा। क्या बिहार की सियासत में नीतीश कुमार को लेकर उठ रही बगावत से नीतीश कुमार का सियासी भविष्य खतरे में आ जाएगा? इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अब्बास मौजूद हैं। अब्बास, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब्बास, किस तरह से देखते हैं बिहार के अंदर नीतीश कुमार की सरकार पर जो सियासी संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है और इस बीच आरजेडी जिस तरह से नीतीश कुमार को ऑफर दे रही है, तो क्या लगता है कि एनडीए के अंदर अपने खिलाफ माहौल बनता हुआ देख क्या आरजेडी का ऑफर स्वीकार नीतीश कुमार द्वारा किया जाएगा? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि इस वक्त जैसे जैसे बिहार का चुनाव जो नजदीक आता जा रहा है, तो बिहार में जो सियासी उठापटक है वो तेज होती जा रही है। एक तरफ नीतीश कुमार एनडीए से नाराज चल रहे हैं, तो वहीं पर लालू यादव जो है ऐसे में नीतीश कुमार को ऑफर दे देते हैं और कहते हैं कि आप हमारी तरफ आ जाइए। आप ही नाराज होकर चले जाते हैं, हमारे दरवाजे तो नीतीश कुमार के लिए हमेशा से खुले हैं और आप आ जाइए, हम साथ में सरकार मिलकर चलाएंगे और आने वाला जो चुनाव है वो आपके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि बिहार में इस वक्त जो आंदोलन चल रहा है, जो छात्रों का आंदोलन है बीपीएससी छात्रों का, वो उसमें तमाम ही जो विपक्षी संगठन है, चाहे वो जो है जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष संस्थापक हों प्रशांत किशोर या फिर पप्पू यादव हों, और तमाम ही जो गठबंधन दल हैं, विरोधी दल हैं, वो नीतीश कुमार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास में एक अच्छा मौका है कि कैसे वो इस वक्त नीतीश कुमार को घेर सकें। लेकिन ऐसे में देखने को मिल रहा है कि सबसे विपक्षी मुख्य दल जो है वो है आरजेडी, लेकिन आरजेडी कहीं विद्रोह में शामिल दिखाई नहीं दे रही है। कहीं ना कहीं जो उन्हें ऑफर दिया है वो खुल्लम खुल्ला नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश में लगी हुई है, यानी कि नीतीश कुमार से खुलकर बगावत नहीं कर रही है। और ऐसे में ये देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार भी जो है नरम पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं आरजेडी के प्रति। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है, हम इस पर पहले भी चर्चा करते रहे हैं, सबसे बड़ा जो सवाल है इस बार नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है लल्लन सिंह। क्योंकि आपको पता है कि लल्लन सिंह जो है केंद्र की राजनीति में एक्टिव हैं। अब वो बिहार की राजनीति से उठकर केंद्र में मंत्री है इस वक्त, और कहीं ना कहीं जो है बीजेपी को पूर्णतः समर्थन उनका है ऐसे में, और जेडीयू के सबसे बड़ा नेता भी हैं। तो ऐसे में सवाल सबसे बड़ा यही उठता है कि वो तो ठीक है कि नीतीश कुमार ने पहले भी पलटी मारी है, इस बार भी वो मारने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या इस बार अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो लल्लन सिंह उनके साथ में जाएंगे या नहीं जाएंगे? और लल्लन सिंह अगर उनके साथ में नहीं जाते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जेडीयू दो फाड़ों में बट जाए? और अगर जेडीयू दो फाड़ों में बटती है तो एक बात तो क्लियर है कि नीतीश कुमार का जो सियासी भविष्य है उस पर तलवार लटक जाएगी और नीतीश कुमार का सियासी भविष्य लगभग खत्म हो जाएगा। क्योंकि जैसे आपने देखा कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ में भी सेम ऐसा ही हुआ। पिछली सरकार में एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे की नाक के नीचे से उठा करके ले गया और सीएम बना दिया, और उद्धव ठाकरे ने इस चुनाव में कुछ भी अच्छा खासा प्रदर्शन नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं ये कयास भी लगाया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे का भी जो राजनीतिक भविष्य है वो खत्म हो सकता है। और उद्धव ठाकरे का तो अभी उनके पास चांस भी है, एक्टिव भी है, उनके बेटे भी हैं, लेकिन अगर नीतीश कुमार को इससे कंपेयर किया जाए तो नीतीश कुमार के पास में वो बैकअप प्लान भी नहीं है जो वो बिहार में लागू कर सकें। तो ऐसे में अगर नीतीश की पार्टी टूटती है तो ये बात तो क्लियर है
कि जेडीयू अगर टूटती है तो नीतीश कुमार का सियासी भविष्य खत्म हो जाएगा, क्योंकि एनडीए हो चाहे फिर इंडिया हो, दोनों ही दलों के अंदर, दोनों ही गठबंधनों के अंदर नीतीश कुमार के साथ में सरकार तो चाहे जरूर बना लें, लेकिन कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर है। और नाराजगी यही है कि आप एंड टाइम पर, एंड मौके पर, जब आपकी जरूरत होती है तो आप छोड़कर चले जाते हैं। और अमित शाह ने तो पहले भी कहा था कि अगर नीतीश कुमार जाते हैं तो फिर हमारे दरवाजे उनके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। लेकिन अब ये देखना काफी दिलचस्प है कि नीतीश कुमार जाते हैं, और अगर जाते हैं तो फिर लल्लन सिंह का उसमें क्या एंगल रहने वाला है। क्या लल्लन सिंह बीजेपी के साथ में सरकार मिलकर बनाएंगे, या फिर नीतीश कुमार का जो सियासी भविष्य है वो खत्म होता हुआ दिखाई देगा। जी बिल्कुल, तो ऐसे में ललन सिंह की जो बगावत दिखाई दे रही है उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ललन सिंह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, और उसके विपरीत अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से ललन सिंह को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करती हुई नजर आ रही है, जिससे ललन सिंह के बयान कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के खिलाफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमित शाह का अंबेडकर पर दिया गया विवादित बयान कहीं ना कहीं जिस तरह से राज्यसभा के अंदर लोगों को प्रभावित करता हुआ नजर आया, सांसदों को प्रभावित करता हुआ नजर आया, उसके उलट राज्यसभा के बाहर भी दलित समुदाय को इससे खासा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और बिहार के अंदर नीतीश कुमार की सरकार बनाने में दलितों का अहम योगदान शुरुआती दौर से रहा है। तो ऐसे में नीतीश कुमार भी नहीं चाहेंगे कि अमित शाह के इस बयान से कहीं ना कहीं उनका वोट बैंक जो है वो छिटक कर दूसरे दलों के पास या दूसरे पाले में जाता हुआ नजर आए। शायद ये भी एक वजह है कि नीतीश कुमार अब बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं और आरजेडी के ऑफर को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली स्वीकार करते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अमित शाह ने बयान दिया उसके बाद देश भर में तमाम राजनीतिक पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खिलाफ पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया था। और अमित शाह को जोरदार निशाना बनाते हुए कहीं ना कहीं जिस तरह से विवादित बयान यहां पर निकलकर सामने आए, उससे कहीं ना कहीं बिहार के अंदर एक खासा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ सकता है। वफा, अगर अगला सवाल हम यही लेना चाहेंगे कि अगर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाते हैं तो क्या दलितों का वोट बैंक उनके पास महफूज रह सकेगा, या कहीं ना कहीं उस पर थोड़ा सा प्रभाव यहां पर पड़ता हुआ नजर आएगा? क्योंकि अमित शाह ने दलितों के विषय में, या यूं कहें कि दलितों के भगवान कहे जाने वाले भीमराव अंबेडकर के विषय में जिस तरह से विवादित टिप्पणी की, विवादित बयान दिया और राज्यसभा के अंदर उनका खुलकर विरोध होता हुआ नजर आया, तो क्या इस बयान के बाद से नीतीश अगर अलग भी हो जाते हैं तो वोट बैंक पर प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए मनीष, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि जो नीतीश कुमार के पास जो दलित वोट बैंक है, जो अल्पसंख्यक वोट बैंक है, क्या वो महफूज रह पाएगा? जी, यही सवाल नीतीश कुमार के मन के अंदर भी चल रहा है, और यही सब सोचकर वो अमित शाह के बयान से नाराज हैं, और वो नहीं चाहते हैं कि जेडीयू का जो वोट बैंक है वो अब बीजेपी की वजह से या अमित शाह के बयान की वजह से वो उनका नीतीश कुमार का साथ छोड़कर चला जाए। तो ऐसे में नीतीश कुमार की नाराजगी अगर देखी जाए तो सबसे बड़ी जो नाराजगी है वो यही है कि अमित शाह को आकर माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन अमित शाह ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। तो ऐसे में नीतीश कुमार ने ये मन बनाया कि गलती तो करे बीजेपी, लेकिन उसका खामियाजा मैं क्यों भुगतूं। इसीलिए उन्होंने ये सोचा कि मेरे पास दलित वोट बैंक है, पिछड़ा वोट बैंक है, अल्पसंख्यक वोट बैंक है, अगर मैं एनडीए में रहता हूं तो ऐसी संभावना है कि आने वाले चुनाव में मेरी जो राजनीतिक भविष्य है वो खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि अगर मेरे पास सीट्स नहीं आएंगी तो फिर एनडीए भी मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा, और जो मेरे पास वोट बैंक है वो भी मुझसे छिड़क जाएगा। तो ऐसे में क्यों ना मैं इंडिया गठबंधन का दामन थाम लूं, क्योंकि जो मेरे पास वोट बैंक है, दलित का वोट बैंक हो, अल्पसंख्यक का वोट बैंक हो, मेरे पास महफूज रहेगा। क्योंकि आपने पहले देखा, इससे पहले अमित शाह के बयान से पहले एक वक्फ बिल आया था, वक्फ बिल पर भी नीतीश कुमार चुप रहे थे, उन पर भी उनका कहना यही था, उनका मानना यह था कि अल्पसंख्यक जो वोट बैंक है नीतीश कुमार के पास, उनका वो खिसकना नहीं चाहिए। भैया आप सहयोगी दल हैं तो अलग बात है, सहयोगी दल के लिए ये तो नहीं है कि अपना वोट बैंक खो दिया जाए, और अगर वोट बैंक खो दिया जाए तो फिर सहयोगी दल भी सहयोगी नहीं रहते हैं। भाई अगर नीतीश कुमार के पास में आज 47 सीटें हैं तभी वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, कल को अगर 20 सीटें उनके पास रह गई, 27 सीटें और उनकी छिड़क गई, तो क्या मुख्यमंत्री एनडीए उनको बनाएगा? बिल्कुल नहीं बनाएगा। यही सवाल नीतीश कुमार के मन के अंदर भी चल रहा है कि अगर मेरा वोट बैंक मुझसे खिसक जाता है, मुझसे नाराज हो जाता है, तो फिर मेरी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ना इंडिया के अंदर रहेगी ना एनडीए के अंदर रहेगी। तो फिर क्यों ना चुनावों से पहले
जो मैं इंडिया गठबंधन का दामन थाम लूं तो मेरा जो वोट बैंक है वो सुरक्षित हो जाएगा। और जो एनडीए से नाराजगी चल रही है, यानी कि बीजेपी से भी जो लोगों की नाराजगी चल रही है, तो वो वोट बैंक भी जो नीतीश कुमार है वो भी कैप्चर कर सकते हैं। यानी अपना वोट बैंक तो रहेगा, जो और दलित वोट बैंक है या कुछ वोट बैंक जो बीजेपी के पास में है, तो वो भी वोट बैंक जो है वो नीतीश कुमार की तरफ आ जाएगा। तो ऐसे में नीतीश कुमार के पास में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने आप को वापस सरकार में बनाए रखने की, वापस सत्ता में बनाए रखने की, क्योंकि एनडीए में उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। जो भी एनडीए के साथ में रहता है, नीतीश कुमार जब से एनडीए के साथ में रहे हैं तो उनको नुकसान ही झेलना पड़ा है, कभी उनको कोई फायदा नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री चाहे वो जरूर रहे हैं, लेकिन सीटें अगर आप उठा करके देखें तो उनकी सीटें लगातार कम होती जा रही हैं। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो 16 सीटें थी, इस बार देखें तो 12 सीटें हैं। उससे पहले विधानसभा चुनावों में उनके पास 70 के आसपास सीटें हुआ करती थी, लेकिन इस बार मात्र 47 सीटों से उन्हें संतोष करना पड़ा। लेकिन यही सब सोच रहे हैं कि एनडीए, ये दोनों चुनाव जो मैंने आपको बताए, ये एनडीए के साथ में मिलकर लड़े थे उन्होंने, तो अब के वो चाह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में चुनाव लड़ें। और इसमें यह है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि दिलीप जायसवाल जो बिहार के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये साफ कर दिया था कि आने वाला चुनाव हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में नहीं लड़ेंगे, बल्कि ये समय बताएगा कि कौन किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। लेकिन जो आरजेडी की तरफ से इनको ऑफर मिल रहे हैं, वो साफ साफ इस चीज का भी ऐलान कर रहे हैं कि आप हमारे साथ में आइए, तो हम जो चुनाव 2025 का लड़ेंगे वो आपके नेतृत्व में लड़ेंगे। नेतृत्व में लड़ने का मतलब ये होता है कि आपकी पार्टी की योजनाओं को उजागर करेंगे, आपकी पार्टी के रहते हुए वादे करेंगे। और तो नेतृत्व में लड़ने का सबसे मेन मकसद होता है कि फिर से ही मुख्यमंत्री बनने के चांस ज्यादा रहते हैं। जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है तो उसकी संभावना कहीं ना कहीं ज्यादा रहती है कि उसको ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। यानी कि जनता के प्रति जो विश्वास है वो उस मुख्यमंत्री के चेहरे पर लड़ा जाएगा, तो उसका प्रभाव ज्यादा रहेगा। तो अगर नेतृत्व नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा जाएगा तो ये बात भी कंफर्म है, चाहे बीजेपी हो, एनडीए हो, चाहे इंडिया हो, अगर उनके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा जाएगा तो फिर उनको मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया जाएगा, कहीं ना कहीं उनको साइडलाइन कर दिया जाएगा। और एनडीए में इस साइडलाइन को देखते हुए ही नीतीश कुमार ने ये बड़ा फैसला लिया है कि वो इंडिया की तरफ जा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ऐसे में एनडीए के अंदर चल रही नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत को नीतीश कुमार भाली भांति भापते हुए नजर आ रहे हैं, और उस भापने के बाद कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार पूरी तरह से मन बना चुके हैं कि वो इंडिया गठबंधन का दामन थाम के आरजेडी के साथ गठबंधन करके बिहार का अगला विधानसभा चुनाव, या यूं कहें कि इस साल होने वाला बिहार का विधानसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के साथ लड़े। और अगर नीतीश ऐसा करते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी का सियासी वर्चस्व बिहार की राजनीति में से खत्म होता हुआ नजर आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।